हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2, यह टेक्स्ट बुक में दूसरा अध्याय है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। और दोस्तों, यह अध्याय में पेज नंबर 18 से 21 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, दूसरा अध्याय है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो सबसे पहले तो दोस्तों दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सरकार को संविधान के किस भाग के तहत यह स्वास्थ्य विषयक योजनाएं लागू करने का एक अधिकार दिया गया है। अधिकार तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका मुख्य कर्तव्य माना जाता है। याद रखना, संविधान का भाग 4 जिसका नाम है राज्य नीति के निदेशक तत्व, जिसमें दोस्तों सरकार हमारे पब्लिक के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च करती है। और संविधान का अनुच्छेद 36 से लेकर 51A तक यह सभी महत्वपूर्ण बातों को कवर किया गया है। ओके, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह अध्याय से रिलेटेड है संविधान का भाग 4, जिसके आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। खास तौर पर संविधान के अनुच्छेद 41 से लेकर संविधान के अनुच्छेद 50 तक आपको याद होना चाहिए। ओके, तो लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। क्या दोस्तों, लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। दोस्तों, वर्तमान में देखें तो शिक्षा के मामले में दोस्तों मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, और साथ साथ जो किताबें हैं वो भी सरकार द्वारा मुफ्त में दी जाती है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि सरकार संविधान का भाग 4 का पालन कर रही है, संविधान के नीति निदेशक तत्वों का पालन कर रही है। तो स्वास्थ्य विषयक योजनाएं भी चला रही है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। स्वास्थ्य को लेकर बीमा भी प्रदान किया जाता है। रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने में दोस्तों सरकार हमेशा हमारे लोगों की सहायता करती रहती है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। दोस्तों, यह अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ को समझेंगे और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की जांच भी करेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। पहले यह क्वेश्चन का आंसर बताइए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। कौन सा? कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी यह अनुच्छेद प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 21 दोस्तों यह प्रावधान करता है। ओके, क्या? कि प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है संविधान का अनुच्छेद 21। लेकिन एक और मजेदार क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य पर एक कर्तव्य डालता है? यानी कि राज्य सरकार पर एक कर्तव्य डालता है अनुच्छेद। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोस्तों राज्य सरकार पर स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए योजनाएं लॉन्च करने का एक कर्तव्य डालता है? जैसा कि 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा, इसके अलावा हमारे गुजरात में खिलखिलाट और भी दोस्तों महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाएं चालू है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार यह अनुच्छेद का पालन कर रही है। तो संविधान का अनुच्छेद 47 सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और मैं आपको यह संविधान को लेकर बात कहूं तो संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। तो संविधान का अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने
और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य पर एक कर्तव्य डालता है। याद रखो, संविधान का अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य पर एक कर्तव्य डालता है और स्वास्थ्य से संबंधित ही यह अध्याय है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य क्या है। जैसा कि हमें कोई बीमारी है तो हम स्वस्थ नहीं है, लेकिन मान करके चलिए कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी के साथ ही रिलेटेड नहीं है। यदि आपको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, आपको पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, इसका मतलब भी दोस्तों आप स्वस्थ नहीं है। ओके, तो स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। अपने उपर्युक्त कॉलेज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। यानी कि यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक महिला पानी भरकर आ रही है, यानी कि पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, यह भी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक एम्बुलेंस खड़ी है, तो यहाँ कुछ चिकित्सक यानी कि डॉक्टर कुछ पेशेंट्स को यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यह सभी बाबतों यानी कि सभी मामलों में स्वास्थ्य आपको नजर आएगा। तो प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। एक बार फिर से देख लो कि स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। अपने उपर्युक्त कॉलेज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा आपने। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। यदि दोस्तों आपने प्रदूषित पानी पी लिया तो क्या होगा? आपको भी कोई बीमारी लागू हो जाएगी। इसका मतलब है कि स्वच्छ पानी भी स्वास्थ्य से संबंधित है। क्या आपको अनुच्छेद 42 के बारे में पता है? संविधान का अनुच्छेद 42 आपने पढ़ा है? क्या कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य सरकार करेगी। क्या? राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। तो दोस्तों, मैंने जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन समझा है तो मैं आपको समझा सकता हूं कि हमारे गुजरात में खिलखिलाट नामक एक व्हीकल है। जो भी गर्भवती महिलाएं होती है उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए इसी व्हीकल का उपयोग किया जा रहा है, जिसका नाम है खिलखिलाट। मतलब यह हुआ कि हमारी राज्य सरकार प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, यानी कि संविधान के भाग 4 का पालन कर रहा है। ओके, बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतया स्वस्थ रहेंगे। यदि किसी भी व्यक्ति को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलता है, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है, तो वो स्वस्थ रहेगा। लेकिन दिल्ली में क्या है, एयर पोल्यूशन की वजह से हर किसी व्यक्ति के फेफड़े कमजोर हो रहे हैं। दूसरी ओर, यदि लोगों को भर पेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। यानी कि कोई भी बच्चा छोटा है और भरपेट भोजन न मिलने की वजह से वो कुपोषित हो सकता है। तो दोस्तों, कुपोषण भी एक बीमारी ही मानी जाती है। तो दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। दोस्तों, क्या स्वस्थ जीवन के लक्षण कौन कौन से नहीं है? देखो कि हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना,
चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। क्या? यह तनाव मुक्त रहना, प्रसन्न रहना, यह सभी जीवन के एक ऐसे पहलू है जो स्वास्थ्य से संबंधित है। क्या आप इन सभी चित्रों या इनमें से कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? यहाँ जो आपके सामने मैंने इमेज रखी है, तो क्या यह चित्र को देखकर आपको लगता है कि यह सभी चित्र स्वास्थ्य से संबंधित है या कुछ चित्र स्वास्थ्य से संबंधित है? यदि हाँ, तो किस प्रकार? समूह में चर्चा करें, यानी कि यहाँ टेक्स्ट बुक में समूह में चर्चा करने के लिए यह इमेज रखी गई है। ऊपर दिए गए कॉलाज से दो स्थितियां छांटिए। दोस्तों, यह ऊपर दिया गया एक कॉलाज है और यह कॉलाज से दो स्थितियां छांटिए जो बीमारी से संबंधित नहीं है। यहाँ एक महिला पानी भर के आ रही है, तो यह भी मैं देख सकता हूँ कि स्वास्थ्य से संबंधित है। वे कैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो सकते हैं, इस पर दो वाक्य लिखिए, यानी कि आपको 2-3 वाक्य भी इस चित्र के बारे में लिखने चाहिए। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। यानी कि आगे में आपको प्रथम और द्वितीय, एक तरफ यहाँ एक तालिका है, दूसरी तरफ तालिका है, और यहाँ दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर हमारे भारत देश में स्वास्थ्य को लेकर किस प्रकार की सुविधाएं हैं उनकी बात करें तो पहले तो यहाँ दिखाया गया है कि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है। क्या? पूरे विश्व में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं हमारे भारत देश में। तो दूसरा यहाँ क्या बताया गया है, पढ़ो। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। एक तरफ यहाँ बताया गया है कि एक साल में हमारे भारत देश में 30,000 डॉक्टर तैयार होते हैं। हर साल नए डॉक्टर कितने? 30,000। लेकिन यहाँ देखो कि शहरी आबादी घनी आबादी है, इसलिए हर कोई व्यक्ति, हर कोई नया डॉक्टर एक नया अस्पताल खोलता है। कहाँ पर? शहर में। ग्राम्य में कोई नहीं खोलता। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। और दोस्तों, तालिका में आगे बात करें तो यहाँ दाईं ओर है, बाईं ओर, कि पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। दोस्तों, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह आंकड़े जारी किए हैं कि पिछले कुछ सालों में अस्पतालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक मतलब टीबी से मर जाते हैं। प्रति वर्ष हमारे भारत देश में तपेदिक की वजह से, यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से 5 लाख लोग मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो क्या आप तुलना कर सकते हैं कि एक तरफ यहाँ अस्पताल की संख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ टीबी के मरीजों में देख सकते हैं ना कि प्रति साल 5,000 लोग मारे जाते हैं। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। हर साल कितने? 20 लाख लोगों को मलेरिया की बीमारी होती है और यह संख्या भी हम कम नहीं कर रहे हैं। तो अस्पताल किस काम के? देख सकते हैं ना। आगे भी बात करें तालिका में तो भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। विदेशों से भी दोस्तों कई मरीज हमारे भारत देश में चिकित्सा के इलाज के लिए आते हैं।
चिकित्सा पर्यटक आते हैं वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जा सकती है। यानी कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल हमारे भारत देश में है और विदेशों के मरीज भी यहाँ इलाज के लिए हमारे भारत देश के श्रेष्ठतम अस्पतालों में आते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है, पढ़ो। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इस बीमारियों में से 21% जल जनित होते हैं, जैसे कि हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। दोस्तों, हमारे भारत देश में लोगों को स्वच्छ पानी भी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती है। भारत विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। क्या? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश, जहां सबसे ज्यादा दवाइयां बनाई जाती है और यहां से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। हमारे भारत देश में से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। तो दूसरी ओर देखो, भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। यानी कि भारत देश के बच्चों में कुपोषण की समस्या देखने को मिलती है। तो यहाँ दवाओं का निर्यात किया जा रहा है, यानी कि विरोधाभास की परिस्थिति यह तालिका में दर्शाई गई है। और हमारे गुजराती में एक कहावत है कि घरना छोकरा घंटी चाटे और बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति आप कर लीजिएगा, ओके। जिसका मतलब यह है कि हमारे भारत देश के बच्चों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है, कुपोषण की बीमारियों से ग्रसित है और दूसरी तरफ दवाओं का निर्यात किया जा रहा है। देखो, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके, ऐसी सुविधाएं अस्पताल में होनी चाहिए। क्या? बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए उचित स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, जैसा कि स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करनी चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधाएं, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके, ऐसी सुविधाएं अस्पताल में होनी चाहिए। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। दोस्तों, यदि हमने मेडिकल क्षेत्र में सभी फैसिलिटीज तो लगा दी, लेकिन यह मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले सेवक, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की भी जरूरत पड़ेगी, जो परामर्श दे सके, रोगों की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, किसी भी मरीज को इलाज के लिए आवश्यक दवाइयाँ और उपकरण भी होने चाहिए। इमेज में आप देख सकते हैं। भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है। हमारे भारत देश में क्या कहा जा रहा है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी दवाओं का तो निर्यात हो रहा है। तो असमर्थ कैसे हम हो सकते हैं? क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ, यानी कि जो मैंने आपके सामने तालिका रखी, इसमें बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इससे सही मानते हैं? चर्चा कीजिए। दाईं और भी स्तंभ जो दर्शाया गया था, इनमें हमारे भारत देश के मेडिकल क्षेत्र की अच्छी अच्छी बातों को दर्शाया गया था। और दोस्तों, दाएं और बाएं और किस तरह की बातों को दर्शाया गया था वो आपको पता है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार चलाती है। और आपने भी कहीं पढ़ा होगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रत्येक 5000 की आबादी में एक ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे, इसी अध्याय में आगे चर्चा करेंगे।
साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध है। क्या दोस्तों, चिकित्सा को लेकर विज्ञान में असाधारण प्रगति हुई है, जो हमने कोरोना महामारी में देख लिया, और जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हो गई है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। दोस्तों, दूसरे स्तंभ में यानी कि राइट साइड वाले स्तंभ में मैंने आपको बताया कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपरयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। यह विरोधाभासजनक स्थिति है, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है, जो मैंने आपको बताया। ओके, और हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। क्या हमारे भारत देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति भी है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ क्यों है? हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे कि हमारे भारत देश में ऐसी कौन सी कमजोरी है कि पर्याप्त मात्रा में पैसा, ज्ञान और अनुभवी व्यक्ति होने के बावजूद भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में हम असमर्थ है। आगे हम बात करने वाले हैं। ओके, सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई मरीज यदि इलाज के लिए जाता है तो लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है और लंबा इंतजार करना पड़ता है। क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? यानी कि आपको यहाँ इस अध्याय में एक एथिक्स वाला माइंड डेवलप करने का हमने प्रयास किया है, और यदि स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो यहाँ दिए गए आंकड़े या तो दी गई हुई बातों को आप अपने क्वेश्चन में लिख सकते हैं। और दोस्तों, यह आपको एथिक्स वाला माइंड डेवलप करने में सहायता करेगा। ओके, वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे इसी अध्याय में अगले टॉपिक में। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।